आगे देखते हैं कि क और श ये दोनों से मिलके छ बनता है और इसके शब्द हैं कक्षा। ठीक है, त और र मिलके त्र, नेत्र। त्रिशूल। ज इया मिलके बनता है ज्ञा, ज्ञान, ज्ञानी। श र मिलके बनता है श्र, श्रम, श्रवण। ठीक है, श्रमिक। इनका प्रयोग तत्सम अर्थात संस्कृत शब्दों में ही होता है ज़्यादातर। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ और भी वर्गीकरण किए गए हैं। ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनके दो भेद होते हैं। आघोष, पहला है अघोष और दूसरा है सघोष। तो अघोष क्या होता है? इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्र तंत्रियों में कंपन नहीं होता। जब भी हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारी स्वतंत्र तंत्रियाँ हैं, जो स्वतंत्रियाँ होती हैं, स्वर तंत्रियाँ होती हैं, उनमें कंपन नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा श, ख, स आघोष वर्ण होते हैं। हर वर्ग का प्रथम और द्वितीय, यानी अगर हम क वर्ग उठाते हैं तो उसका क और ख प्रथम और द्वितीय। च वर्ग उठाते हैं तो प्रथम और द्वितीय च, छ। ट वर्ग उठाते हैं तो ट, ठ, और त वर्ग उठाते हैं तो त, थ, और प वर्ग उठाते हैं तो प, फ। ठीक है, तो इनमें कंपन नहीं होता है, ये बोलते हैं अघोष। दूसरा आता है सघोष। इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होने लगता है। ठीक है, कंपन का मतलब बोलने पर थरथराने लगता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा व्यंजन और यह अलावा ह सघोष है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। अगर क वर्ग का उठाते हैं तो क, ख पहला और दूसरा हो गया। अब ये कह रहा तीसरा ग, चौथा घ और पांचवा अंग। तो ग, घ, अंग। जब आप इनको बोलेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ अंदर से जैसे काँप रहा है, कंपन हो रहा है। ज, झ, इय। देखिए च, छ ये हो गया आघोष, और उसके बाद ज, झ, इय। ट, ठ, ड, ढ, अण। ठीक है, इसी तरीके आप देख लीजिए कि तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो होता है वो सघोष कहलाता है, और य, र, ल, व, ह। ठीक है, आइए अब हम लोग आते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हमें स्वरों के बोलने के लिए हमें व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्वर बोलने के लिए हमें व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वर अपने आप में पूरे होते हैं, जबकि व्यंजन के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। स्वर के देखिए एग्जाम्पल आप देखिए, आ, आए, आओ। ठीक है, तो ये खुद भी लिखे जा सकते हैं, मगर हम व्यंजन को बिना स्वर के नहीं लिख सकते। ठीक है, ना लिख सकते हैं और ना बोल सकते हैं। चलिए अब आते हैं, यहाँ पर है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन देखिए, दो व्यंजनों को मिलकर संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे आधा का और पूरा का, पक्का। ठीक है, आधा च और पूरा च। आधा का, पूरा का, पक्का हो गया। आधा च और पूरा च मिला के कच्चा हो गया, है ना। इनको बनाने के भी कई तरीके से यूज़ किए जाते हैं। जैसे पहले होता है खड़ी पाई को हटा करके, जैसे हमने यहाँ खा है, खा में हमने ये वाली पाई हटा दिया। ठीक है, आधा खा हो गया ये, तो ख्याति बन गया। ग है, गा की पाई को ये हटा दिया हमने, आधा गा हो गया, अग्नि हो गया। ज है, जा में पाई हटा दिया, सज्जा हो गया। माँ में ये पाई हटा दिया, म्यान हो गया। ठीक है, दूसरा होता है घुंडी हटा करके। घुंडी का मतलब ये देखिए, क और फा का जो घुंडी होता है, अर्थात ये जो ऐसे घुमा हुआ होता है ना। ये का के पास देखिए ये ऐसे घुमा हुआ है, और फा में भी ऐसे ये घुमा हुआ है।
तो ये जो घुमा हुआ होता है इसको घुंडी बोलते हैं, ठीक है। ये घुंडी वाला भाग जो होता है इसको हटा करके अरहित कर दिया जाता है। जैसे देखिए का में ये हटा दिया, आधा का कर दिया, क्यारी हो गया। फा में घुंडी हटा दिया, फ कर दिया, दफ्तर हो गया, ठीक है। इसी तरह होता है हलंत लगा करके। शेष वर्णों जैसे अंगा, छ, ट, ठ, ढ, ढ, द, ह को संयुक्त करने के लिए उनके नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे ट, ये ट हमारा पूरा हो गया, लेकिन इसी में हमने हलंत लगा दिया और एक और तो हमने हो गया छुट्टी। एक तरीके से ये हलंत लगने के बाद हमारा आधा टा हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ठ में हलंत लगा दिया, पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक, तो पाठ्य पुस्तक तो हमने कहा नहीं क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, ये हलंत लग गया तो ये हो गया पाठ्य पुस्तक। हाँ और हाँ में लगा दिया हलंत तो चिन्ह। अब हमने यहाँ चिहन तो लिखा नहीं, ना चिहन बोला, यहाँ हलंत लग गया, हाँ आधा हो गया, तो हमारा कहलाएगा चिन्ह, ठीक है। अब इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे, ठीक।